हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल 2023 के जो हमारी हिंदी पेपर 2 की तैयारी चल रही है उसमें हम पार्ट 3 को देखेंगे, जिसमें हम एमसीक्यू जो है उसको देख रहे हैं। और ये एमसीक्यू का पार्ट 3 होगा जिसमें हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उसको देखेंगे। ये जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है इसमें मैं थ्योरी भी बता रहा हूँ और उसके साथ एमसीक्यू भी बता रहा हूँ। तो थ्योरी और एमसीक्यू दोनों को देख रहे हैं। तो यदि आप इन दोनों को देख कर चीज़ों को याद कर लेते हो तो आप हिंदी पेपर 2 में आसानी से 90% अंक ग्रहण कर लोगे, जब आप चीज़ों को समझने के साथ साथ इसे याद भी कर लोगे। इस सीरीज में हम ये जो सीरीज है इसमें हम 500 प्लस जो एमसीक्यू है उसको देखने का प्रयास करेंगे और उनको जो एक्सप्लेनेशन भी आपकी ज़रूरत होगी उन सबको मैं यहाँ एक्सप्लेन भी करने का जो ट्राई है वो करूँगा। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित था और पार्ट 2 जो था वो मैथिली शरण गुप्त से संबंधित था। और ये जो पार्ट 3 आज का है उसमें हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके जो थ्योरी पार्ट है उसको आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लोगे। ये जो पूरी की पूरी जो वीडियो ये जो हिंदी पेपर 2 में आपको देखनी है एक जगह, तो ये प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2। इसको आप चेक कर लोगे, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, तो इसको आप ज्वाइन कर लोगे, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये QR कोड है, इससे भी आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो स्कैन कर। तो चलिए पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जीवन और मृत्यु का जो दिवस है वो पूछा है आपसे। ऐसे सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो हुआ था वो 1896 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था महिषा, ठीक है, महिषानगर, जो महिषागर एक नाम का, महिषागर नाम का उनका जिला था जो कि मेदिनीपुर जिला में आता है। महिषागर कहाँ है? मेदिनीपुर जिला। और मेदिनीपुर जिला कहाँ है? तो वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। मेदिनीपुर जिला कहाँ है? तो वो वेस्ट बंगाल में है। तो उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1961 में हुई थी। और वो कहाँ हुई थी? तो वो प्रयाग में हुई थी, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था उस समय, और अब उसका नाम प्रयाग हो गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। उनकी जो प्रमुख रचनाओं में बात करें तो गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति इनके जो प्रमुख हैं। और इनकी भाषा में बात करें तो इन्होंने बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में रचनाएं की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निराला जी का गांव कौन सा था? तो मैंने अभी बताया था कि महिषादल या फिर महिषापुर, जो भी कह लो, महिषागार भी इसे बोल लो। तो ये कहाँ है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ये मेदिनीपुर जिला में है। और मेदिनीपुर जिला कहाँ है? तो वो पश्चिम बंगाल में है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म यहीं हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के किस जिले में हुआ था? इनका जन्म बंगाल में हुआ था। तो किस जिले में? तो मेदिनीपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि निराला की जो कविता है उसमें राम की शक्ति पूजा किस रचना पर सर्वाधिक प्रभाव है? राम की जो शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव मिलता है? रामचरितमानस का, साकेत का, या फिर वाल्मीकि रामायण का, या फिर कृतवास रामायण का? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ जो है कृतवास रामायण, इसका सबसे अधिक जो प्रभाव है वो राम की शक्ति पूजा पे मिलता है, ठीक है। ये जो बुक है कृतिवास रामायण के आधार पर ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा का जो मिथक काव्य है उसकी रचना की है। निराला जी ने कथा में परिवर्तन तो नहीं किया है, लेकिन राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद से जोड़ा है। तो आधुनिक मनुष्य जो आधुनिकतावाद है उससे उसको जोड़ा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। निराला की कविताओं पर भारतीय दर्शन जो है उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और राम की शक्ति पूजा जो है वो लंका कांड के कथानक को लेकर, लंका जो कांड है उसका जो कथानक को लेकर लिखी गई एक लंबी कविता है। इसमें अपने सर्जक के निजत्व, जो सर्जक इसके हैं, जो सर्जक हैं, सर्जक मतलब भगवान जो हो गए हमारे, जो सृजन किए हैं, तो सर्जक के निजत्व के समीपता पहचान का प्रतिफल है, ठीक है। यह राम कथा कम निराला के रचनात्मक संशय, संघर्ष एवं आत्म बलिदान की कहानी अधिक नजर आती है। जो कुछ काव्य संग्रह हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं निराला से संबंधित, तो उसको देख लेंगे कि काव्य संग्रह कौन कौन से आपको याद रखने हैं। मैंने ये सारे जो है वो जो उनका वीडियो जो थ्योरी पार्ट है उसमें सारा मैंने बता दिया था। तो अनामिका हो गया, परिमल हो गया, गीतिका हो गया, अनामिका द्वितीय हो गया। अनामिका द्वितीय के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है
कि अनामिका द्वितीय ही वो कविता संग्रह है जिसमें सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं उनका संकलन इसी बुक में किया गया है, अनामिका द्वितीय में। उसके बाद तुलसीदास का कुरमुत्ता हो गया, अनीमा हो गया, ये सब का डेट भी कुछ कुछ का याद रखना पड़ेगा, जैसे कुकरमत्ता 1942, तुलसीदास 1939, गीतिका 1936, अनामिका 1923, बेला हो गया, नए पत्ते हो गया, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, संध्याकाली, अपारा। तो ये जो हमेशा जो काव्य संग्रह है उससे सवाल आते हैं। इनके जो उपन्यास है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो उपन्यासों से भी सवाल आते रहते हैं, तो इनको भी आपको देख लेना है। जैसे प्रभावती हमेशा पूछा जाता है, और वो जो वीडियो है उसमें मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। कहानी संग्रह में लिली, सखी, शुक्र की बीवी, चतुरी चमार, उसके बाद देवी, ये सब है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल जो है वो अधिकतर यहीं से पूछे जाएंगे कि उनकी कविताएं कौन है, उनका जो काव्य संग्रह कौन सा है, उनकी बाल साहित्य कौन सी है। तो बाल साहित्य उनके 5 है, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप, फिर सीख भरी कहानियाँ। उसके बाद इनके निबंध आलोचना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें चाबुक सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद इनकी पुराण कथाएं भी है, जिसमें महाभारत और रामायण की जो अंत कथाएं हैं वो इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, तभी चीज़ें को आपसे हो पाएगा। जैसे अनुवाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से चीज़ें हैं, किनका अनुवाद किसने किया। जैसे रामचरितमानस का भी अनुवाद इन्होंने 1948 में किया था। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रख लो कि जो डॉक्टर प्रसाद सक्सेना है, कथन हमेशा पूछा जाता है, तो यह बात आप याद रखेंगे कि डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना है, उन्होंने कहा है कि जो निराला है वो आधुनिक हिंदी भाषा का डिक्टेटर है। वैसे तो भाषा का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? भाषा का डिक्टेटर कबीर को कहा जाता है, ठीक है, कबीर को कहा जाता है। बानी का डिक्टेटर या फिर भाषा का डिक्टेटर कबीर को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक भाषा का डिक्टेटर किसे कहा है? तो निराला को कहा है। और किसने कहा है? तो द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने कहा है। ये याद रख लोगे आप। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि हिंदी के साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? जो महाप्राण है वो किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो हिंदी साहित्य में महाप्राण जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त होता है। निराला जी ने स्वच्छंदवाद विचार के साथ बड़ी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं, जैसे चतुरी चमार, जो चतुरी चमार है, बल्वेसुर है, बल्वेसुर बकरिया है, ये सब प्रस्तुत की है। निराला जी ने अपने वैवाहिता पुत्री के निधन से विक्षुब्ध होकर सरोज स्मृति की रचना की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि सरोज स्मृति की रचना जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कैसे की थी, क्या उनका प्रभाव था? तो जब उनकी पुत्री जो थी, जिनका विवाह हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसी से विक्षुब्ध होकर उन्होंने सरोज स्मृति लिखी थी। निराला जी कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन जो था उसमें समन्वय का संपादन वो करते थे। समन्वय जो पत्रिका थी उसका संपादन का भार उन्होंने संभाला था, और इसके बाद मतवाला के संपादन मंडल में भी वो शामिल हुए थे। ये सारी चीजें मैंने थ्योरी पार्ट है उसमें बताया भी है। लखनऊ में इन्होंने गंगा जो पुस्तक माला का संपादन किया, और जो सुधा जो है वो उसका संपादन भी वो करते थे। निराला जी की यदि प्रमुख काव्य रचनाओं में बात करें तो मैंने पहले भी बताया है, अनामिका हो जाएगा, परिमत हो जाएगा, गीतिका हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा, ककुरमत्ता हो जाएगा, कई सारे हैं, सब मैंने बता दिया। जिसमें परिमल में गीत भी हैं और मुक्तक छंद भी है। मधुर भावों से प्राणीय गीत भी इसमें मिलते हैं। उसके बाद गीतिका मुक्तक श्रृंगारिक रचना है। गीतिका क्या है? तो वो मुक्तक श्रृंगारिक रचना है। इनकी जो अत्यधिक समर्थन काव्य रचना है वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो राम की शक्ति पूजा है। और जो शोक गीत है वो कौन सा है? तो वो सरोज स्मृति है। तो दो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक शोक गीत जो है वो सरोज स्मृति, और जो आध्यात्मिकता से लिखी हुई किताब है वो राम की शक्ति पूजा है। पंचवटी प्रसंग काव्य की रचना है, ये याद रखें, पंचवटी प्रसंग, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख भी दिया है। पंचवटी प्रसंग जो काव्य की रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। जब ये पंचवटी की बात करें, दो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पंचवटी लिखा है, एक पंचवटी प्रसंग लिखा है। तो पंचवटी की यदि आपसे बात की जाएगी तो वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, लेकिन पंचवटी प्रसंग जैसे ही आएगा तो वो निराला ने लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। तो आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवटी प्रसंग काव्य रचना है वो किसने लिखी है? तो वो मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखी है। उसको किसने लिखा है? तो उसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। गुप्त जी के द्वारा जो लिखे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पंचवटी है। तो ये आपको याद रखना होगा। जो नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अनामिका काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो अभी मैंने बता दिया है, अनामिका 2 पार्टों में निकला था। तो जो द्वितीय था उसी में राम की शक्ति पूजा काव्य संग्रह और सरोज स्मृति को संकलित किया गया है। तो अनामिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो निराला के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ये काव्य संग्रह है। परिमल किस कवि की रचना है? परिमल जो है वो किसकी है? तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो ऑप्शन
नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतिका, गौतिका रचना का नाम क्या है? तो रचनाकार इसके कौन है? तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। एक एक जो मैं यहाँ क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो सारा पूछा जाता है एग्जाम में, इस कारण से ही मैं इनको बता रहा हूँ आपसे। निराला का जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो वो बंगाल में हुआ था, पहले भी मैंने बता दिया, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो स्वच्छंदवादी विचार के कवि, उनका जन्म हुआ वो 1996 ईस्वी में, जो महिषादल राज्य था जो कि मेदिनीपुर जो स्टेट जिला है उसमें है। उनका पैतृक जो गृह है वो उन्नाव जिला में ढलकोल गांव है वहां पे था। उनके पिता जो थे वो राम सहाय त्रिपाठी थे और पत्नी मनोहर देवी थी। ये सब नहीं पूछा जाता। 61 में उनकी मृत्यु प्रयागराज में हो गई थी, तो ये मैंने पहले भी आपको चीजें बता दी है। पूछा जाए कि साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसको हुआ है? यदि हिंदी साहित्य में बात करें तो कोई भी साहित्य ले लो, तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे अधिक यदि किसी का विरोध हुआ है तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपको याद रखना है। जो निराला को केवल व्यक्ति के रूप में ही परिस्थितियों का तीव्र विरोध नहीं सहना पड़ा, वरन कवि के रूप में भी उन्होंने प्रबल विरोध उन्हें सहना पड़ा था। इसका प्रधान कारण था कि उनकी जो मौलिकता थी, उनका ये प्रधान कारण ही बना था, क्योंकि वो मौलिकता से संबंधित अपनी मौलिक रचनाएं करते थे, जिस कारण से उन्हें आलोचना करनी पड़ती थी। जो कवि के दीप्त अहंकार की साहित्यिक अभिव्यक्ति है, ठीक है, जो मौलिकता है कि कवि में मौलिकता होनी ही चाहिए, तो इस कारण से उनकी मौलिकता कहीं कारण उन्हें जो साहित्यिक आलोचना झेलनी पड़ती थी। 1916 ईस्वी में, ये सवाल आपसे बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो 1916 ईस्वी में जूही की कली का प्रकाशन उस युग के साहित्य आलोचना में एक चुनौती बनकर सामने आया। उसमें व्यक्त जो परने केली के चित्र और मुक्त छंद, इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, यह भी पूछा जाता है। मुक्त छंद का प्रयोग शक्तिशाली शिल्प दोनों ही तात्कालिक मान्यताओं से मेल नहीं खाते थे, किंतु निराला अपनी धुन के पक्के और फकड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने सबकी उपेक्षा करके ये रचना की थी। और उनके काव्य में आरंभ से ही विविधता का दर्शन आपको देखने को मिलता है, जिस कारण से उनकी जो रचनाएं हैं उनकी आलोचना काफी अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धत है? ये जो रचना लिखी गई है ये किस कविता से ली गई है? जैसे प्रतिफल परिवर्तन व्यूह, वेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम। तो ये जो रचना है ये राम की शक्ति पूजा से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि उपयुक्त जो पंक्तियां हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो राम की शक्ति पूजा है उसमें लिखी गई है। इसमें कवि जो है वो कहना चाहते हैं कि राम और रावण के जो युद्ध का वर्णन है उसमें किया है, और धर्म और अधर्म के बीच शाश्वत संघर्ष का इन्होंने चित्रण किया है। राम धर्म के प्रति है और रावण जो है वो अधर्म का प्रतीक है। और राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 ईस्वी में की गई थी, और इसी समय जो गोदान की रचना भी की गई थी, जो कि 29 तारीख वाला पेपर था उसमें पूछा भी गया था। तो निराला की जो लंबी रचना जैसे कविता है उसमें राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास तथा कुकुरमुत्ता आ जाएगा। वहीं उपन्यासों में इनकी बात करें तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, उसके बाद उच्छृंग खलास, उसके बाद काले कारनामे, पुराण कथा या फिर महाभारत। उसके बाद इनके निबंध में है प्रबंध परिचय, प्रबंध पत्रिका, प्रबंध प्रतिभा, बंग भाषा का उच्चारण, प्रबंध पद, प्रबंध पत्रिका, चाबुक, चयन, संघर्ष। तो ये निबंध हो गए। उसके बाद अनुवादों में भी कई सारे अनुवाद हैं, इन सबको मैंने डिटेल से बताया है एक्सप्लेनेशन के साथ थ्योरी वाले वीडियो में, और यहाँ पे भी मैंने कुछ स्लाइड में उनको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निराला की निम्नलिखित कविताओं में से जो कौन सी कविता है वो लंबी कविता नहीं है? नहीं शब्द पे ध्यान रखें, तो कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा है, ये तीनों के तीनों लंबी कविता हैं। बाकी जो विशुर जो इनकी कविता है वो लंबी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कि निराला की बादल राग कविता का संबंध जो है वो किससे है? निराला की जो बादल राग कविता है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध जो है वो प्रकृति के सौंदर्य से है। किससे है? तो प्रकृति के सौंदर्य, तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखें कि निराला की जो बादल राग परिमल से अवतरित एक जो कविता है यह वातावरण प्रधान रचना है। ठीक है, वातावरण जो प्रधान रचना है, पर्यावरण से संबंधित रचना है। कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण किया, जो प्रकृति का रूप है उसको चित्रण किया है। इसमें मुख्यतः ध्वनि,
नाद और रूपक के माध्यम से युद्ध और विप्लव का रचनात्मक जो वातावरण उन्होंने तैयार किया है, और रचनात्मकता ही इनकी अंतर्दृष्ट है। जो रचनात्मकता इनमें दिखती है, सृजन करने की जो शक्ति इनमें दिखती है, तो उन्होंने ध्वनि और नाद रूप के माध्यम से ध्वनियों को अलग अलग प्रयोग करके, नादों का अलग अलग प्रयोग करके, इस माध्यम से उन्होंने युद्ध और विप्लव, युद्ध के बाद जो विप्लव आता है, जो समस्या परेशानी आती है, विप्लव जो आता है, उसको इन्होंने रचनात्मक इसमें वर्णन किया है। विधवा, दीन, विक्षुक में सहने के माध्यम से जिस करुणा का सृजन उन्होंने किया है, इन्होंने विधवाओं का वर्णन किया है, दीन जो है, दीन मतलब भिखारी जो हो गए, भिक्षुक हो गए, इन सब के माध्यम से उन्होंने जो सहन करने की जो शक्ति होती है, बियर करने की जो उनकी पावर होती है, उनके करुणा का दिखाया है, उनमें जो दया का भावना है, उसके माध्यम से उन्होंने वो दया को दिखाया है। और वह बादल में गर्जन, तर्जन, विप्लव और प्रहार में बदल गई है। जो ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि विधवा, दीन, उसके माध्यम से उनकी करुणा है, ये सारी किसमें कन्वर्ट हो गई है? तो बादल की जो गर्जन है, उसकी तर्जन है, उसमें बदल गई है। तो इसी आधार पर निराला की जो बादल की जो कविता है, वो संबंध किससे रखता है? तो वो प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल राग के रचयिता कौन है? तो वो निराला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। बादल राग के जो रचयिता है वो कौन है? तो वो निराला हो जाएंगे। जो नेक्स्ट सवाल है कि धिक जीवन तो पाता ही आया, धिक जीवन तो पाता ही आया विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? ये जो पंक्ति है इसमें किसके जीवन की? तो वो निराला की मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जो धिक जीवन को जो पता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, ये जो पूरी की पूरी जो रचना है, जो कि सवाल में पूरा तो नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पूरा दिया है कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो ये जो उपयुक्त पंक्तियां है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो राम की शक्ति पूजा से ली गई है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो पंक्ति है वो किससे ली गई है? तो ये राम के शक्ति पूजा से ली गई है। इसमें जो मौजूद जो हताश की जो पराजय की है, अकेले रह जाने की पीड़ा तथा निराश का बोध इसमें कराया जाता है। यहाँ निराला ने राम के ही नहीं बल्कि अपने अभावग्रस्त जीवन को भी गहरी पूंछ इसमें प्रदर्शित किया है। अपना जो अभावग्रस्त इनका जीवन था उसको भी इसमें प्रस्तुत उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्तक छंद से प्रणेता है, मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मुक्तक छंद का प्रवर्तक जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ से ए है हमारा आंसर बन जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लें कि मुक्तक छंद के जो प्रणेता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। निराला की कविता का जो समारंभ है वो मुक्त वृत्ति से होता है। जूही की कली, ठीक है, जूही की कली यहाँ पे लिखेंगे, कत्ती लिखा हुआ है, इसको मिटा लेंगे। जूही की कली जो है वो निराला के अनुसार 1916 में छपी थी, उनकी पहली रचना है। और यह एक जो मुक्त वृत्ति में लिखी गई है, मुक्तक काव्य में लिखी गई है, मुक्तक छंद में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो निराला के जूही की जो कली है वो किसका उदाहरण है? तो वो मुक्तक छंद का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ये सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस में पूछे गए हैं। रबर छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो दिनकर बोल रहा हूँ, निराला की जो कविता है ऑप्शन नंबर सी, उसको लक्षित करके लिखा गया है कि रबर छंद या केचुआ छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। कौन सा छंद का? रबर या केचुआ छंद। तो ये निराला के बारे में कहा जाता है, याद रखना है। रबर छंद या केचुआ छंद जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कवियों को लक्ष्य कर कहा गया है। जो मुक्तक छंद की स्वच्छंद प्रवृत्ति से परिहास करते हुए उन्होंने जो रबर छंद और केचुआ छंद और करगारू छंद इत्यादि नाम दिया जाता है, इनके जो छंद है उसको क्या दिया जाता है? तो रबर छंद, केचुआ छंद, कंगारू छंद नाम दिया जाता है। जो निराला और सुमित्रा नंदन पंत है उसको मुक्त छंद के हिंदी काव्य में संस्थापक का श्रेणी मिलता है, जिसमें जो यदि संस्थापक की बात करें, प्रवर्तक की बात करें तो वो निराला है। जयशंकर प्रसाद ने कुछ जो कविताएं हैं वो मुक्तक छंद में रची है, जैसे कि पोशेल के प्रतिध्वनि, परंतु व्यापक रूप से जो उनकी वो मुक्त छंद को स्वीकार नहीं करते थे जयशंकर प्रसाद। बाकी जो निराला है वो प्रवर्तक माने जाते हैं, और जो सुमित्रा नंदन पंत है उनके द्वारा भी जो मुक्तक छंद है इसका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला की अंतिम कविता कौन सी है? तो राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास सरोज स्मृति, या फिर पतोटती जीवन का विष बुझा हुआ है।
पत्रोत्कंठित जीवन का विषय बूझा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। जो प्रतोत जीवन का विषय बूझा हुआ है, प्रतोत्कंठित जीवन का विषय बूझा हुआ है, ये उनकी सबसे जो लास्ट कविता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो अंतिम कविता है, पत्रोत्कंठित जीवन का विषय बूझा हुआ है। आशा का प्रदीप जलता है हृदय कुंज में, अंधकार पथ एक रसीम से सुझा हुआ है, निर्धन ध्रुव जैसा नक्षत्र पुंज में। तो ये उनकी पूरी पंक्ति है, ये जो पूरी उनकी पंक्ति है, ये सबसे उनकी लास्ट वाली कविता है। इतना याद रख लोगे, सवाल इसी से पूछा जाता है क्योंकि ये PYQ में पूछा गया है। यह 1961 में लिखी गई थी और पत्रोत्कंठित में एक पंक्ति है, सिद्ध योगियों जैसे यह साधारण मानव ताक रहा है भीष्म शरों के कठिन सेज पर। तो ये भी पंक्ति जो है वो पूछी जाएगी कि सिद्ध योगियों जैसे साधारण मानव ताक रहा है भीष्म शरों के कठिन सेज पर। तो ये पूछा जा सकता है, आपसे याद रख सकते हैं आप। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, ये जो पंक्ति है वो कविता का संबंध है वो किससे है, तो ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जो प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नव जो पंक्ति लिखी गई है, यह कविता का संबंध निराला जी से रखता है। यह उनकी कविता जो है वो छंद मुक्त में लिखी गई है, मुक्तक छंद के अंतर्गत। जो वर देश शीर्षक है उसके अंतर्गत ये प्रकाशित हुई थी और निराला जी ने काव्य, उपन्यास, कहानी, ये सब रचनाएं उन्होंने लिखी है। ये सब तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निराला की जो व्यंग परक कविता कौन है, वैसी कौन सी इनकी कविता है जिसमें उन्होंने व्यंगात्मक जो है वो रचनाएं की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ककुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो इनकी रचना है उसमें व्यंग्यात्मक जो है वो व्यंग परक कविता इनकी है, तो इसको आपको याद रखना होगा। तो कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा 1941 ईस्वी में रचित व्यंग परक जो कविताएं हैं, जिसका मूल जो है वो स्वर्ग प्रगतिवादी है और यह निराला काव्य संग्रह के नए पत्ते में संकलित है। किसमें संकलित है? काव्य संग्रह इसका जो नया पत्ता है उनमें यह संकलित किया गया है। जो नेक्स्ट है कि निराला की अंतिम कविता कौन सी है, तो मैंने बता दिया है पहले भी, ऑप्शन नंबर डी, पत्रोत्कंठित जीवन का विषय बुझा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन भी पहले ही मैंने कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समन्वय पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? जो समन्वय जो पत्रिका है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मैंने पहले भी बता दिया था कि रामकृष्ण मिशन जो है उसके द्वारा प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा के लेखक कौन है? तो कई बार मैंने बता दिया ये निराला है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो राम की शक्ति पूजा है उसके लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला के प्रथम काव्य संग्रह कौन है? जो कविताओं का संग्रह है, कई सारे कविता उसमें संकलित होते हैं, तो उनका प्रथम काव्य संग्रह आपसे पूछा जा रहा है। जूही की कली, अनामिका, राम की शक्ति पूजा या फिर गीतिका। तो ऑप्शन नंबर बी है, यही एक काव्य संग्रह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अनामिका इनका पहला काव्य संग्रह है। यहाँ पे 3-4 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि पहला जो इनका कविता संग्रह है वो अनामिका, वो 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो 1923 ईस्वी में इनका पहले जो काव्य संग्रह है वो अनामिका प्रकाशित हुई थी। और इनकी पहली कविता की यदि बात करते कि आपसे पूछ दे कि इनकी पहली कविता कौन है, इसकी पहली पोयम इनकी कौन है, तो वो जन्मभूमि आपको याद रखनी है, जन्मभूमि। तो इनकी पहली जो कविता है वो जन्मभूमि हो जाएगी, पहला काव्य संग्रह है वो अनामिका हो जाएगी। और उसके बाद जो पहला निबंध आपसे पूछा जाएगा, पहला निबंध आपसे पूछ लिया जाए कि इनके पहले निबंध कौन है, तो इनका पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण, बंग भाषा का उच्चारण, ठीक है, बंग भाषा का उच्चारण, जो कि 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये आपको याद रखनी है। और इनकी जो पहली कविता है वो जन्मभूमि प्रभा नामक जो पत्र था उसमें 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी जो पहली कविता संग्रह है वो अनामिका है, 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ये चीज़ें हैं याद रख लेनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा है? कविता जो है उसे कहा है कि वो कल्पना की कानन की रानी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनका ये कथन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पंत प्रसाद महावीर के अलावा जो छायावाद के 4 स्तंभ है वो उसमें कौन सम्मिलित है? तो मैंने कई बार आपको बताया है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन है। तो सुमित्रा नंदन पंत,
जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने बारे में बसंत का अग्रदूत, अपने बारे में बसंत का अग्रदूत किस कवि ने कहा है? तो बसंत का अग्रदूत निराला ने खुद को कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला जी तोड़ती पत्थर के माध्यम से कहाँ से निकलने के लिए कटिबद्ध हैं? ये जो तोड़ती पत्थर उनकी कविता है उसमें वो कहाँ से निकलने के लिए कटिबद्ध है? तो वो भारत की संस्कृति और सामाजिक जो गर्त है, भारत की जो संस्कृति है वो और भारत की जो सामाजिक गर्त में वो पहुंच गए हैं, वहां से वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला जी की रचनाओं में कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझले देखकर लोग क्या कहते थे? तो मैंने पहले भी ये क्वेश्चन बता दिया है कि ऐसा कहा जाता था कि उनका जो छंद है वो रबर छंद के केचुआ छंद जैसा, जैसे केचुआ जो होता है वो टेढ़ा मोड़ा होता है, जैसे तैसे होता है। रबर जो होता है उसको कभी कितना भी आप खींच सकते हो, कितना छोटा कर सकते हो। तो यही वो कहना चाह रहे हैं, ये कहने से इसी का प्रयास होता है कि उनका जो छंद है कई बहुत बड़ा है, कई बहुत छोटा है, कोई मंझला है। इस कारण से उनके छंद को रबर छंद के केचुआ छंद भी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो नेक्स्ट सवाल है कि निराला जी की रचनाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? तो उन्होंने बोलचाल की जो भाषाएं होती थी, तो बोलचाल की भाषाओं में ही उन्होंने जो अपना है वो रचनाओं उनमें प्रकाशित की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मुक्त छंद में लिखी गई हिंदी की प्रथम कविता कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि मुक्तक छंद, जो मुक्त छंद है, मैंने जो प्रबंध छंद और मुक्तक छंद सब आपको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, तो बार बार वही चीजें मैं नहीं बताऊंगा। तो मुक्त छंद में लिखी गई उनकी जो प्रथम हिंदी की कविता है वो जूही की कली है। ऑप्शन नंबर जो ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। इसका प्रकाशन 1916 में हुआ था, ये भी आपसे एग्जाम में सवाल है वो पूछा गया है। निराला की जो तुलसीदास किस विद्या से रचित है? जो तुलसीदास जो इनकी रचना है इसमें किस विद्या का प्रयोग किया गया है, कौन सी विद्या से इनमें लिखा गया है? तो ये जो उनकी रचना है ये एक पूरा खंड है, ठीक है। पूरा एक यदि कोई काव्य लिखा गया है तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, इसीलिए इसे काव्य खंड कहा जाता है। तो ये खंड हो जाएगा, खंड काव्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। निराला का जो तुलसीदास है वो एक खंड काव्य है, तो ये आपको याद रखना होगा। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है कि निराला की जो व्यंग्यात्मक प्रधान कविता है वो कौन सी है? तो मैंने पहले भी बताया था, ये कुकुरमुत्ता है। व्यंग्यात्मक उनकी जो कविता है वो कौन सा है? तो वो कुकुरमुत्ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो नेक्स्ट सवाल है कि मैंने में शैली अपनाई, मैंने में शैली अपनाई, शैलीगत आंतरिक स्पर्श करने वाली है जो उद्घोषणा है ये किसने की थी? तो ये निराला ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है कि निराला की पहली कविता जो है वो जूही की कली कब प्रकाशित हुई थी? तो इनकी जो पहली कविता जो जूही की कली है वो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पे एक बात ध्यान देने के लिए आपको जरूरी है कि पिछली जो क्वेश्चन था, पिछला जो स्लाइड्स था उसमें मैंने बताया था कि इनकी जो पहली कविता है वो कौन सी है। पहली कविता पिछली स्लाइड में मैं बताया आपको कि उनकी जन्मभूमि है। जन्मभूमि उनकी पहली कविता है जिसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन उन्होंने 1920 ईस्वी में जो प्रभा नाम की जो पत्रिका थी उसमें किया था। लेकिन जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो खुद मानते हैं कि उनकी जो पत्रिका है, उनकी जो पहली जो कविता है वो जूही की कली है, जो कि 1916 इसमें प्रकाशित हुई थी, ये वो कहते हैं। तो ये उनके हिसाब से है, लेकिन यहाँ से माना जाता है, जो सामान्यतः माना जाता है कि इनकी जो पहली कविता है वो राम जन्मभूमि है, ठीक है, राम जन्म बोल रहा हूँ, जन्मभूमि है, जो कि 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने वो जो थ्योरी वीडियो है उसमें सारी चीज़ों को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ जाके उस वीडियो को जरूर देख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कड़ी मारो पड़ी, जब कड़ी मारो पड़ी दिल हिल गया, ये किसकी प्रसिद्ध जो पंक्ति है? जब कड़ी मारो पड़ी, कड़ी माने चाबुक जैसा होता है कुछ मारने वाला, तो जब कड़ी मारो पड़ी दिल हिल गया, ये कविता जो पंक्ति है वो किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंत जी की प्रथम जो कविता है वो कौन सी है? गिरजे का घंटा, कला व बूढ़ा चांद, या फिर दूत्र झरो, या फिर स्वर्ण धूलि। तो यदि ऑप्शन में बात करें, यहाँ से ऑप्शनों के सहारे ही बात करें, तो यहाँ से गिरजे की घंटा हो जाएगा। गिरजे की घंटा यहाँ से हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में वही दिया गया है और इसका जो प्रकाशन है वो 1916 में हुआ था, और जूही की कली है उसका प्रकाशन भी 1916 में ही हुआ था। लेकिन प्रथम जो कविता है वो कौन सी हो जाएगी? तो जन्मभूमि, जन्मभूमि,
ठीक है, 1920 ईस्वी में ये समानता माना जाता है। बाकी गिरजे की घंटी दे दे या फिर आपको ऑप्शन आप देख लोगे जिस टाइप से आपका ऑप्शन रहेगा, क्योंकि राम जन्मभूमि है ये कहीं पे आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो यदि गिरजे की घंटी मिले तो वो भी बना दीजिए। यदि आपसे वो कौन सा है, तो अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जूही की कली भी आपसे मिल जाए, जूही की कली, तो वो भी काट डाल दीजिए, क्योंकि उसका भी प्रकाशन 1916 में हुआ है और उसको निराला भी मानते हैं खुद की, ये मेरी पहली कविता है। बाकी ऑप्शन में यदि जन्मभूमि आ जाए तो आप जन्मभूमि को टिक जरूर करोगे और कोसी को टिक नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद का ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है वो क्रमशः किसे कहा जाता है, क्रमशः आपसे पूछ रहा है। तो छायावाद के 4 जो स्तंभ है मैंने बार बार आपको बता दिया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसे कहा जाता है। तो जो छायावाद का विष्णु है वो सुमित्रानंदन पंत जो है उनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत बीच में आपको कहाँ मिल रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर बी है वहाँ, यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत कहाँ है, तो ये ए यहाँ हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से आंसर बच जाएगा। जो जयशंकर प्रसाद है उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है, जो विष्णु कहा जाता है पंत को, और महेश कहा जाता है निराला को। तो ये आप याद रखोगे कि छायावाद के ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। वो ब्रह्मा जो हो गए वो प्रसाद हो गए, विष्णु जो हो गए वो सुमित्रानंद पंत हो गए, और जो महेश जो हो गए वो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोड़ती पत्थर कविता है, जो कविता के कवि आपसे पूछ रहा है, तो आसान सा सवाल है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्यों कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्यों कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत जो पंक्तियां है उसके रचयिता कौन है, तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो नेक्स्ट सवाल है कि हिंदी कविता को छंद की परिधियों से मुक्त करने वाला कौन था, तो मुक्तक छंद में कौन लिखता था, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि राम की शक्ति पूजा का यौगिक प्रक्रिया का स्रोत कौन सा है। राम की शक्ति पूजा जो है वो किस यौगिक प्रक्रिया में लिखी गई है। तो ऐसे सवाल भी क्वेश्चन जो है वो जो आपसे पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नव वेदांत है उससे संबंधित है, क्योंकि इसमें जो आधुनिक मानव के रूप में जो भगवान राम है उसको प्रस्तुत किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत कुंज किस कवि की रचना है, तो गीत कुंज जो रहे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि राम की शक्ति पूजा जो रचना है वो कब रचित की गई, तो 1936 ईस्वी में, और इसी समय जो है वो प्रेमचंद्र है उनका गोदान का भी प्रकाशन किया गया था। तो दोनों के दोनों डेट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद का साकाल पुरुष किसे कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। मतलब कमजोर बाहु है उसका और जो शीर्ण शरीर है, फिर भी किसको बुला रहा है, तो किसे बुला रहा है, जो कृषक जो है वो किसे बुला रहा है। तो यही पूछा जा रहा है, इसका जो अर्थ है वो यही है कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। तो ये जो रचना है वो किसके लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये जो रचना है वो निराला के द्वारा लिखी गई है। तो आपको याद रखना है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये निराला के द्वारा लिखी गई है। यदि नेक्स्ट इनकी क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट है कि निराला कौन सी रचना वो प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित है। इनकी कौन सी रचना है जो प्रगतिवादी चेतना से जो है वो अनुप्राणित है। तो इनकी जो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। खजुराहो, रानी और कानी और गर्म पकौड़ा, ये तीनों के तीनों जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो प्रगतिवादी चेतना है उससे संबंधित है। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है क्योंकि सवाल हो इस तरह के पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो सवाल है कि राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप जो है वो कैसा घोषित होता है। इसमें राम की शक्ति पूजा में क्या बताना चाहते हैं, तो वो बताना चाहते हैं कि सत्य की हमेशा जो असत्य है उस पर विजय होती है। सत्य का प्रतीक जो है वो राम को दिखाया गया है और जो असत्य का जो प्रतीक है वो रावण को दिखाया गया है। ठीक है, वो रावण को दिखाया गया है। तो सत्य की असत्य पे जो विजय है वही इसमें इस जो कविता है उसमें बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो ये पूरा वीडियो था।
जिसमें हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी PYQ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है, और जितने भी पूछे जाने की संभावनाएं बनती है उनको भी मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, और मैंने जितनी भी इनकी रचनाएं हैं उनको स्लाइड में भी लगा दिया है, जिससे आप उनको रचनाओं को याद कर लोगे, और इनसे इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स थे उनको भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये वीडियो यदि आप देख लेते हो, और इसके बाद का जो इससे पहले का जो मैंने वो जो थ्योरी वाला वीडियो डाला था वो यदि आप देख लो तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, इनके क्वेश्चंस आप आसानी से डील कर लोगे। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। यदि आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा कुछ लिंक्स हैं, तो इनसे आप मुझे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हो, जिसका वो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये वीडियो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित पार्ट 3, जो पार्ट 4 होगा वो सुमित्रानंदन पंत से संबंधित होगा, और जल्दी से जल्दी जो है वो इस पार्ट को हम खत्म करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ।